हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम सभी BHIC 101, BHIC 101 या फिर BHIC 131, BHIC 131 की चर्चा करेंगे। दरअसल दोनों ही बुक्स जो हैं इसको मैंने एक साथ कंबाइंड किया है क्योंकि दोनों के सिलेबस लगभग सेम है। और ये जो बुक्स हैं ये दोनों बुक्स हिस्ट्री की बुक है और BHIC 131 जो है ये BA जनरल वालों के लिए चलता है और BHIC 101 जो है ये BAHIH प्रोग्राम के लिए चलता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो दोनों बुक्स में जो सिलेबस है वो सेम है। पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, ये वाला पहला, हाँ देखिए ये जो है BHIC 101 की बुक है, इसमें कुल मिला करके 4 खंड हैं। ठीक है, और 4 खंडों में सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण, भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, शिकारी संग्रहकर्ता समाज, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता 1, 2, 3, वैदिक काल 1, 2, लौह का आविर्भाव, बौद्धिक विकास और तपश्चर्या, बौद्ध जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय, उसके बाद जनपद महाजनपद, उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, मौर्य और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऐतिहासिक दृष्टि से लिंग भेद के परिप्रेक्ष्य और प्रारंभिक भारत में स्त्रियां। ये BHIC 101 के कुल चैप्टर्स हैं। कुल लगभग 19 इकाइयां हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद BHIC 131 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो बुक है ये BAG वालों को चलता है, तो इसमें जो चैप्टर्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो BHIC 101 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत सिमिलर टू BHIC 101 है, BHIC 131 जो है सिमिलर टू BHIC 101। एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल, इसकी भी चर्चा है। भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण, शिकारी संग्रहकर्ता, वही सारी बातें हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, वही हड़प्पा सभ्यता 1, 2, हड़प्पा सभ्यता, भौतिक विशेषताएं, ताम्रपाषाण, आरंभिक लौह पाषाण युग, वैदिक समाज 1, वैदिक समाज 2, इसी से मैच करता है, इसी का नाम यहाँ बदला गया है। जनपद महाजनपद ये, उसके बाद बौद्ध जैन धर्म और आजीवक वगैरह जो है इसके अंदर आता है। सिकंदर का आक्रमण, मौर्य शासन की स्थापना, उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार, प्रशासनिक संगठन, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सभी चीजें जो है ये लगभग आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं, चैप्टर्स भी मैच करते हैं। ठीक है, तो दोनों को कुल मिलाकर के मैंने एक कर दिया है। और जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कोई भी बंदा BHIC 131 के प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है और BHIC 101 के प्रश्नों का भी उत्तर दे सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बुक है ये कोई छोटी मोटी बुक नहीं है। इतिहास जो है वो कोई छोटी मोटी बुक नहीं है। इसको पढ़ने में लगभग 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह, 15 सप्ताह तक लग सकता है। एक छोटी मतलब ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि इतिहास पर लिखी गई हैं, और इतिहास का शोध जो है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। मेरा जो प्रयास रहेगा इसके वीडियो सेशन को 5-6 घंटे के अंदर समेटने का प्रयास रहेगा। एक वीडियो सेशन में तो मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, 3 से 4 वीडियो सेशन आएंगे। दरअसल मैं वन शॉट वीडियो सीरीज बनाता हूं, लेकिन बात यह है कि चूंकि ये बहुत बड़ा विशाल सा सब्जेक्ट है, ये छोटा मोटा सब्जेक्ट है नहीं, तो इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतने शब्दों को, उतने वाक्यों को, उतने सेंटेंस, उतने क्वेश्चंस को बता दूं जिससे कि आपका काम चल जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से पास कर जाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और अब आगे बढ़ते हैं और जो है ना इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इतिहास इति जोड़ हास से मिलकर के इतिहास बना है। इति मतलब अंत और हास मतलब जिसकी समाप्ति हो गई है। तो इतिहास का अगर हम सामान्य रूप से अर्थ जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बीते हुए समय का क्रमवार अध्ययन ही हमारे लिए इतिहास है। क्योंकि जो बीते हुए समय का अगर हम जब क्रमवार अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है और उसके माध्यम से हम आने वाले समय को गढ़ते हैं और अपने वर्तमान समय को गढ़ते हैं। ठीक है, दरअसल जब इतिहास की बात करते हैं तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, अब जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उसको पुनः से 3 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास,
आद्य इतिहास और इतिहास, इन सभी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए। और इन सभी को पढ़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक है। तो इस बुक को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने दोनों बुक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको मैच करवा दिया है, और जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोग पाएंगे कि दोनों के जो सिलेबस हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी सेम वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर BHIC 131 वाले भी इसको देख सकते हैं, और BHIC 101 वाले भी इसको देख सकते हैं। और शिक्षा मैटर्स चैनल पे ये वाली वीडियो जो है, ये वाली वीडियो सीरीज अपलोड की जाएगी। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे खुशी मिलेगी। और ये जो शिक्षा मैटर्स है, इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट हार्ड कॉपी, हैंड रिटन असाइनमेंट PDF, उसके बाद आपको गैस पेपर PDF, गाइड बुक्स, हेल्प बुक्स, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल, इन सभी चीज़ों में डील करती है। जिनको भी चाहिए वो 9523779253 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वाली जो PDF है, जो भी मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, फुल स्क्रीन मोड में आ जाते हैं, एक सेकेंड। तो जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो ये भी जो है ना कुल मिला करके आपको प्राप्त हो जाएगा। जस्ट व्हाट्सएप करना है 9523779253 पे, और आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला नंबर है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पे से आप व्हाट्सएप करके अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझ गया कि आप लोग ये नंबर नोट कर लिए होंगे, और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन हम लोग अपना करते हैं, ठीक है। तो आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। BHIC 131 या BHIC 101 दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, और इस वीडियो सेशन के अंदर मैं केवल और केवल 2 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, और यकीन मानिए इन 2 प्रश्न से लगभग 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखिए मैंने अथवा करके कई सारी चीजों को एक साथ समेटने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 30 नंबर तो पक्के हैं, 30 मार्क्स आपके संपूर्णतया आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं जो भी बातें करूंगा उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी बातों के आधार पर, मेरे शब्दों के आधार पर, मेरे वाक्यों के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं यही आशा करता हूं, और इसी आशा के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अभी हम लोग साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत क्या है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुराण और संगम साहित्यों का मूल्यांकन कीजिए, यह भी एक प्रश्न है, ये भी इसी के अंदर है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट वाइज जो है वहां पर डिनोट कर दूंगा कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहाँ से शुरू होता है। उसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। भारतीय इतिहास पुनर्निर्माण में विदेशियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। उसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कविता, नाटक, जीवन वृत्तांत आदि का महत्व बताइए, ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, ये तो यहाँ पर इसके अंदर ही पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत की बात की जाएगी, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोतों का अवलोकन कीजिए, ये वाले सारे प्रश्न हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में एक क्वेश्चन और है कि पुरातात्विक अन्वेषण को स्पष्ट कीजिए, और है कि पुरातात्विक उत्खनन से आप क्या समझते हैं, पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन के बीच क्या अंतर है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी डिस्कशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, या जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर में, ऊपर वाली स्लाइड में, कि क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेता हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए बात यह है दोस्तों
कि जो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उसके जो स्रोत हैं ना हमारे पास, वो थोड़े से क्या है कि थोड़े से जटिल है। अब जटिल कैसे हैं? क्योंकि मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत है, इसके लिखित स्रोत हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें कि हमें एक अच्छी खासी इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है भारत के बारे में। लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो है ना, उस समय लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग अपना जो क्या कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते थे, वो मौखिक माध्यम से करते थे, मुंह के माध्यम से करते थे। जैसे कि मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, तो ये मेरा मौखिक माध्यम है और जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है वो जो है लिखित माध्यम है, ठीक है। तो दरअसल बात क्या है कि जब प्राचीन कालीन भारत में लिखित माध्यम विकसित नहीं हुआ था, इसी वजह से प्राचीन कालीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास, इतिहास से पहले की घटना जब लेखन का आविष्कार हुआ ही नहीं था, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आद्य इतिहास, जब लेखन का आविष्कार हुआ था लेकिन हमें उसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है, अर्थात हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उस लेखन को पढ़ नहीं पाए हैं। और इतिहास जिसको हमने पढ़ लिया है और जिसको हमने पढ़ने में सफलता प्राप्त कर लिया है। प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास, जिसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है और उसके लिए हमको या तो खुदाई करनी पड़ती है या तो खोज करनी पड़ती है। आद्य इतिहास की बात करें तो ये भी खुदाई और खोज पर ही निर्भर है। जैसे जो प्राग इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो हाँ, इसमें जो है आपको ऐसी चीज़ें मिलती है जिसका कोई जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्राग इतिहास के अंदर पाषाण काल जो है वो प्राग इतिहास के अंदर आता है। तो मनुष्य कैसे आए, कहाँ से आए, क्या हुआ नहीं हुआ, या फिर हम मनुष्य पहले कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे, तो इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। बल्कि इसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे के छाल वगैरह को पहन के जीवित रहते होंगे या नदी घाटी के आसपास रहते होंगे, ताकि वो अपना जीवन यापन पानी से कर सके, मतलब पानी वगैरह पीने के लिए वो मतलब आसानी हो। उसके बाद जो है मतलब भोजन के लिए वो नदी के आसपास जानवर आते थे तो उसका शिकार कर लेते थे। तो ये प्राग इतिहास हो गया, ठीक है। अब जब आद्य इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि उसमें से कुछ लिखण प्राप्त हुआ है जिसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो वो आद्य इतिहास है। जबकि इतिहास की बात करें तो जैसे कि अशोक के जो अभिलेख शिलालेख वगैरह हैं तो उनको पढ़ा जा चुका है अभी, और जोसेफ जेम्स प्रिंसप ने उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम बात करते हैं तो वो 3 भाग हो गए, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो इसकी भी चर्चा मतलब इससे भी संबंधित प्रश्न जो है वो आपको आगे मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो सेशन में ये प्रश्न नहीं ऐड किया गया है। अगले वीडियो सेशन में हम लोग जरूर इसको ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का क्या मतलब होता है? सॉरी, ये क्या हो गया, अगली स्लाइड। अरे भैया, यहाँ कहाँ से कहाँ आ गए। पुनर्निर्माण का मतलब हो गया कि हम इतिहास को निर्माण करने की कोशिश करते हैं। दरअसल चूंकि हमारे पास कोई लिखित स्रोत तो उपलब्ध नहीं है, तो हम कुछ चीज़ों की सहायता लेते हैं, कुछ माध्यमों को अपनाते हैं, जिन माध्यमों से हम उस समय के इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही जो स्रोत हैं उसी की चर्चा हमें करनी है कि ऐसे कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से सोर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और हम लोग देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। तो अगली स्लाइड में आते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के 3 ऐसे मुख्य स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है आप लोगों को पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, दरअसल अगर देखा जाए तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया जो या तो खुदाई से प्राप्त हो, खुदाई, ठीक है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है खोज, या इसी को हम लोग अन्वेषण कहते हैं, ठीक है। यही प्रश्न आप लोगों से अभी यहाँ पर है ना, पुरातात्विक अन्वेषण को स्पष्ट कीजिए। पुरातात्विक उत्खनन से आप क्या समझते हैं, या पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन के बीच क्या अंतर है? तो ये पुरातात्विक स्रोत ही है जिसके अंतर्गत खुदाई होती है, या जिसको हम उत्खनन बोलते हैं, ठीक है, उत्खनन।
तो उत्खनन, इसी खुदाई को उत्खनन बोलते हैं या खोज जिसे हम अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, तो इन दो माध्यमों से आपको जो है कुल मिलाकर के पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, या तो खुदाई के माध्यम से और या तो खोज के माध्यम से। खुदाई अर्थात उत्खनन के माध्यम से, खोज अर्थात अन्वेषण के माध्यम से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। और ये जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पुरातात्विक स्रोतों में मुख्यतया अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं जो कि खोज के स्वरूप प्राप्त होते हैं, अधिकतर खोज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्के की बात करें जो कि अधिकतर खुदाई से प्राप्त होते हैं। खोज से प्राप्त हुए तो खोज का मतलब क्या हुआ, अन्वेषण से प्राप्त हुए। ठीक है, अन्वेषण से। उसके बाद अगर हम खुदाई की बात करें तो उत्खनन से हमें सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसमें से कि खुदाई जिसे हम उत्खनन कहते हैं और खोज जिसे हम अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो जब हम खोज की बात करते हैं या अन्वेषण की बात करते हैं उसमें अभिलेख आते हैं, जिसमें कि गुहालेख, जिसे हम गुफा लेख भी कह सकते हैं। किसी गुफा के अंदर अगर हमें कोई लेख वगैरह मिल जाता है प्राचीन काल का, जैसे कि कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो यह एक गुहा लेख है जिसमें कि कलिंग राजा खारवेल के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। ठीक उसी तरीके से स्तंभ लेख, किसी स्तंभ पर कोई प्राचीन जानकारी अगर हमें देखने को मिल जाती है, खोज जब हम खोज करते हैं तो उसे हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरीके से मूर्ति लेख, किसी मूर्ति पर कुछ लिखा हुआ है या मूर्ति के मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है तो वो हो गया। प्रशस्ति हो गया, राजा के आदेश। ठीक है, जो राजा के आदेश वगैरह पिलर वगैरह पर लिखे गए हैं तो वो हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ताम्रलेख हो गया। ताम्र मतलब तांबे पर, तांबे के पिलर हो या तांबे के पत्ते हो या तांबे की अन्य कोई चीज़ें हो और उस पर अगर प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं तो हम उसे जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रख लेते हैं और पुरातात्विक स्रोतों में हम इसको भारतीय पुनर्निर्माण के स्रोतों के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद जो है हम कुल मिलाकर के अगर बातें करें तो सिक्के की बात अगर करते हैं तो सिक्के हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं जिसे हम उत्खनन कहते हैं। तो उत्खनन से जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वो प्राचीन समय में जब राजा हुआ करते थे तो वो सिक्के चलाते थे। कुछ लोग, कुछ राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए, कुछ ने चांदी के सिक्के चलाए और कुछ ने तांबे के सिक्के चलाए। तो उनके माध्यम से, उन सिक्कों के माध्यम से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है जिससे कि हम भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो है कुल मिलाकर के दो तरीके का होता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब ये हो गया कि जो धर्म से संबंधित साहित्य हो और जिसमें इतिहास की बातें लिखी गई हो वो हमारे लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर काम करते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि वैदिक साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया। ठीक है, ये सब साहित्य मिल करके हमारे लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि धर्मेत्तर साहित्य, जो धर्म शास्त्र से संबंधित साहित्य हो या धर्म के अलावा अन्य कोई साहित्य हो, जैसे स्मृति साहित्य हो गया, जैसे मनु की मनुस्मृति हो गया, फिर पुराण हो गया, फिर कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह हो गया। तो इसके माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो विदेशी यात्री जो कि उस समय में भारत आए थे और जब वो भारत आए तो भारत से जब वो अपने देश वापस लौटे, भारत वो किसी भी कारण से आए, हो सकता है कि वो उस समय में भारत को जानने के लिए आए हो या फिर हो सकता है कि वो भारत में उस समय में जो बौद्ध और जैन धर्म फल फूल रहा था उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए हो। तो वो जिस भी कारण से भारत आए हो, तो जब वो भारत आए तो भारत आने से के बाद जब वो अपने देश वापस गए तो उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी उसमें उन्होंने भारत का जो वर्णन किया है उस वर्णन के आधार पर भी हम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं और भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत इसको रखते हैं। जैसे कि विदेशी यात्री में यूनानी यात्री भारत आए, चीनी यात्री भारत आए, चीनी यात्री जैसे ह्वेनसांग आए, फाइयान आए, फारसी यात्री आए और अन्य यात्री भी भारत आए। तो कुल मिलाकर के यही सब जो है हमारे लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत माने जा सकते हैं जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। यही क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो मुख्य स्रोत है वो आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। ये वाला जो है, ये पेन ले लेता हूँ मैं, पेन से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यही है मूल रूप से। ठीक है, अब हम इसकी जब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं।
जैसे है कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेता है आपसे, मान लेते हैं पूछ लेता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसकी चर्चा कीजिए, तो आप यही वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है, उसके बारे में हमें बताइए। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है, इसकी चर्चा कीजिए। तो कुल मिलाकर के हमें यही डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें हम, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है कि खुदाई किया, कहीं से हम कहीं कोई खुदाई हुआ, उत्खनन हुआ, ठीक है, उसके दरमियान हमें कुछ मिल गया, जैसे कुछ अवशेष मिल गए, जैसे हड्डी वगैरह मिल गया, कुछ स्मारक के टुकड़े मिल गए, मूर्ति कला मतलब कुछ टूटी फूटी मूर्ति मिल गई, या कुछ अभिलेख वगैरह जमीन के अंदर दबे हुए मिल गए खुदाई के दरमियान, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हमें कभी कभी कुछ दस्तावेजी स्रोत मिल गए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे कि हमें उस समय के इतिहास की कुछ जानकारी वगैरह मिल जाती है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। ये तो हुई खुदाई की बात, उत्खनन की बात। अब अन्वेषण की बात करते हैं, ठीक है। तो अन्वेषण में क्या होता है कि खोज होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगहों की खुदाई करना संभव नहीं है, तो खोज की जाती है। तो खोज करने के लिए हवाई सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। हवाई सर्वेक्षण अर्थात हवाई जहाज के माध्यम से कुछ इलाके का सर्वेक्षण किया जाता है और वहां पर पता लगाया जाता है कि इस जमीन पर कुछ ना कुछ रहा होगा, या फिर उसके बाद हो सकता है कि जब कभी जब आवश्यकता पड़ती है तो खुदाई भी की जाती है। तो उस दरमियान जो है ना, जो भी स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर से एक प्रश्न और बनता है कि पुरातात्विक उत्खनन या पुरातात्विक क्या कहते हैं अन्वेषण में क्या अंतर है। तो उत्खनन जो जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है, और अन्वेषण जो खोज करके निकाला जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है यहीं पर सम्मिलित है, इसी के अंदर आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि देखिए, जब भी हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं या भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही माध्यम से ही सारे इतिहास का अध्ययन हो जाता है या सारे इतिहास लिख दिए जाते हैं। इसमें कई सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि जो पुरातत्वविद होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इतिहास के अध्ययन में रुचि रखते हैं, तो उसमें कई तरीके के आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे कि कुछ जीवाश्म विज्ञानी होते हैं जो जानवर की हड्डियों का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि कौन से जानवर की हड्डी कितने समय पुरानी है, कैसी है, किस जानवर की हड्डी है, ऐसा वो विश्लेषण करते हैं, ठीक है। कुछ परमाणु विज्ञानी होते हैं जो कि पराग समझते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, पराग कण जो पेड़ पौधे के पराग होते हैं, मतलब पेड़ पौधे के सीड्स वगैरह होते हैं, या पेड़ पौधे के जलने के टुकड़े वगैरह होते हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे परमाणु विज्ञानी कहते हैं। फिर भू पुरातत्वविद होते हैं जो पृथ्वी के लेयर्स का अध्ययन करते हैं कि ये मिट्टी कब की है, ये कब का तलछट है, इन सब का अध्ययन करते हैं। कुछ पुरातत्व प्राणी विज्ञानी होते हैं जो स्थलों पर पशु प्रजाति वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो ये सब मिल करके पुरातात्विक स्रोतों का निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। मेरी बातों को संभव तो आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ जातीय पुरातत्वविद होते हैं जो कि अतीत की परिकल्पना करते हुए जीवित लोगों और मृत लोगों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ये जनजातियां निवास करती होंगी, ये लोग रहते होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कई तरीके से पुरातात्विक स्रोतों की जो जानकारी है वो जुटाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, उत्खनन की जब हम बात करते हैं, जैसे उत्खनन और अन्वेषण में अगर अंतर पूछा जाता है, तो उत्खनन क्या होता है, खुदाई। तो खुदाई दो तरीके से होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। जब ऊर्ध्वाधर उत्खनन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर किसी चीज को काटा जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे नगरों की खोज हुई। अगर हम सीधा ऐसे करके एक बार में गड्ढा खोद देते तो हमें कई सारे शहर का पता ही नहीं चलता, घर वगैरह जो थे वो सब गड्ढे में ही टूट फूट के निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्तरीकरण के द्वारा कटाई की जाती है, मतलब खोदा जाता है जमीन को। तो पहले एक लेयर खोदा गया, कुछ जगह मिली, फिर एक लेयर और खोदा गया, फिर एक लेयर खोदा गया, फिर एक लेयर खोदा गया, ऐसे लेयर बाय लेयर खोद करके तब जो है शहर वगैरह का या पुरातात्विक स्रोतों वगैरह का पता लगाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब क्षैतिज खुदाई की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट खोद करके जो है ना जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। जैसे सिक्के वगैरह की बात करते हैं तो वो तुरंत खोदा गया और वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है ना उत्खनन
होता है, ठीक है। और अन्वेषण भी इसी तरीके से लगभग होता है। अन्वेषण में लोग जो है बिना खुदाई किए हुए आसपास भारत के कोने-कोने में जाकर के खोज करते हैं, जंगल में टूटे-फूटे मंदिर की खोज करते हैं, या मंदिर की दीवारों पर क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है, इन सब चीज़ों की खोज करते हैं। और फिर इस तरीके से उत्खनन और अन्वेषण में हम अंतर भी कर सकते हैं, और यही सब हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत के माध्यम में भी आते हैं, ठीक है। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि पुरातात्विक स्रोतों को कोई एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। इसको मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की मदद ली जाती है, बहुत सारे बहुत सारे वैज्ञानिक कलाओं की मदद ली जाती है, बहुत सारे आपको क्या कहते हैं कि शिक्षण कलाओं की मदद ली जाती है, ठीक है। तब जाकर के एक तरीके से इतिहास का जो है पुनर्निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोतों में पहले जो है जले हुए बीज वगैरह का अध्ययन नहीं होता था, लेकिन आजकल जो हमारा टेक्नोलॉजी जब से एडवांस हुआ है, तो जले हुए बीज, पौधे की सामग्री, पराग अवशेष और प्राचीन अवशेष, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर जानवर और मनुष्य के दांत, हड्डी वगैरह, इनका भी अध्ययन किया जाता है। फिर जाकर के आपको क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का जो है ना मतलब कालक्रम वगैरह निर्धारित होता है, और फिर बताया जाता है कि ये सब हमारे भारतीय अतीत के निर्माण में सहायक है, ठीक है। उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, जिसके माध्यम से कि किसी भी ऐतिहासिक स्रोत का जो है ना समय का निर्धारण किया जाता है कि ये कब की है, ये कब का है, ये कब का है। इस तरीके से ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब उसके बाद देखिए, ऐसा है कि जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब तक हम खुदाई या खोज नहीं करते, तो हमें बहुत सारे लोगों के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती ही नहीं। जैसे कि जो सिक्के वगैरह के खोज हुए हैं, या सिक्के जो कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि भारत पर विदेशी लोगों ने भी शासन किया था, जैसे कि इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, पार्थियंस, इन सब लोगों ने शासन किया था। और उन्होंने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों के माध्यम से हमें जो है ना एक तरीके से भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। इसी प्रकार अगर हम अशोक के शिलालेखों को नहीं पढ़ पाते, तो हमें अशोक के धम्म के बारे में पता नहीं चलता। अशोक जो है क्या कहते हैं बुद्ध धर्म को पेट्रोनेज देते थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे, तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। फिर अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करें, तो अगर हम सिक्के के बारे में नहीं जानते, या पुरालेख के बारे में नहीं जानते, तो संभव तो आज हम समुद्रगुप्त को भी नहीं जान पाते। समुद्रगुप्त जो कि प्राचीन काल में एक बहुत अच्छे भारतीय महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बात है कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनकी खोजें। देखिए, ऐसा है कि जब पुरातात्विक स्थल उत्खनन, खुदाई के माध्यम से कुछ जगहों पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की खोज हुई है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। जैसे कि नर्मदा नदी की जो घाटी है, वहां पर प्रारंभिक शिकार और संग्रह समुदाय की खोज हुई है, ठीक है। उसी के साथ जो विंध्य पहाड़ी है, उसके उत्तर की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो भारत में चावल सबसे पहले इसी जगह पर उगाया गया था, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर गेहूं और जौ जैसी पहली फसल जो है लगभग 8000 वर्ष पूर्व उगाई गई थी। ये भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, और ये सब उत्खनन खुदाई के माध्यम से हमें पता चला है। अब मगध की बात करते हैं, तो मगध जो है भारत का पहला राज्य था, और यहीं पर हमारा राजतंत्र वगैरह स्थापित हुआ था। जयंतिया गारो हिल्स की बात करते हैं, तो ये आपको सिक्किम साइड, अरुणाचल प्रदेश साइड में मिलता है। और यहीं पर जेनगौर नाम से कुछ था जो उगना शुरू हुआ था। तो ये सब हमारे लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, एक सोर्स है जो कि हमारे लिए एक तरीके से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। ठीक उसी तरीके से सिंधु और उनकी सहायक नदियों की बात करें, तो यहीं से हमें आपको कुल मिलाकर के घग्गर हाकरा बेल्ट के आसपास से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति हुई है। भारत में प्रारंभिक कृषि के बारे में भी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। साथ में अगर हम आगे की बात करें, तो जैसे गंगा घाटी की बात करते हैं, तो गंगा घाटी में भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शहर बसा था। ठीक है, उसी तरीके से शहरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें आप लोग लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब चूंकि हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा कीजिए, या पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसे हमारी मदद करते हैं। तो ऊपर तो हमने बहुत सारी चर्चाएं की। तो पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम मेन स्रोतों की बात करें, एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों, मुझे एक मैसेज आ रहा है।
हाँ, तो कहाँ था मैं दोस्तों? भूल गया। तो चलिए पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की, साथ में हमने अन्वेषण और उत्खनन वगैरह के बीच में अंतर वगैरह भी किया। ठीक है, अब हम लोग पुरातात्विक स्रोतों में जो खुदाई से जो हमें पर्सनली प्राप्त होते हैं सिक्के, जो उत्खनन के अंतर्गत आते हैं। तो उत्खनन में जो सिक्के हैं ना, वो अक्सर भंडार के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या होता है कि कभी खेत की खुदाई के दरमियान प्राप्त होते हैं, या कभी किसी भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, भवन का नींव डाला जा रहा हो, उस समय ये हमें प्राप्त होते हैं, कभी सड़क बनाते समय प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब माध्यमों से हमें सिक्के वगैरह प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सिक्के के जो अध्ययन है उसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और ये भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है माना जाता है, और जो शिलालेख है उसको पहला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, और भारत और विदेशों के विभिन्न संग्रहालयों में कई सौ हजार सिक्के जमा किए गए हैं, और व्यवस्थित खुदाई में पाए गए सिक्कों की संख्या कम है, किंतु ये मूल्यवान है, क्योंकि उनसे हमें कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ की जानकारी जो है मिलती है, और भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें मदद होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्के की बात करें तो सिक्का मुद्रा धातु है, ये सब कोई जानता है। इसका एक निश्चित वजन होता है, निश्चित मानक होता है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मोहर भी मिल सकती है। जैसे अगर हम इंडियन कॉइन्स की बात करें, तो भारतीय सिक्के की बात करें तो हमारे भारतीय सिक्कों पर जो है ना अशोक स्तंभ की वो जो 4 सिंह हैं, तो उसके चित्र जो है हमें बनाए हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पुराने समय में भी जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो भी अपने तरफ से जो भी सिक्के जारी करते थे उन पर अपने मोहर वगैरह डाल देते थे, या फिर उस पर कुछ संदेश लिख देते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो है वो सिक्के के माध्यम से हमें मतलब जानकारी जो है ये सब सिक्के के माध्यम से प्राप्त होती है। और जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जो दूसरा शहरीकरण हुआ, जो कि संभवतः मगध काल में हुआ था, ठीक है, मगध महाजनपद में हुआ था, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सिक्के से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि राज्यों का उदय हुआ था, कस्बों शहर वगैरह का विकास, कृषि और क्या कहते हैं व्यापार वगैरह का प्रसार जो है सिक्के के माध्यम से हो रहा था। चूंकि सिक्का क्या है? सिक्का जस्ट अ मीडियम ऑफ आपको एक तरीके से इंटरचेंज, ठीक है, मतलब आदान प्रदान, सिक्के के माध्यम से आदान प्रदान होता था। और भारत में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक भारत में सिक्के जो हैं तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। ठीक है, और पक्की मिट्टी के बने के सिक्के भी जो है वो कुछ मिले हैं, और उसके सांचे भी मिले हैं, जो कि कुषाण काल में पाए गए हैं। ठीक है, मतलब कुषाण काल से संबंधित है। और इस समय ये बताता है कि जो सिक्के के सांचे हमें मिले हैं वो ये बताता है कि कुषाण काल जो है वो लगभग समृद्ध काल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो मौर्योत्तर कालीन मतलब मौर्य के समय के बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद जो काल आया, उस समय के सिक्के जो है सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने से बने थे। और ऐसे में बड़ी संख्या में इन सिक्कों को जारी किया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि संभवतः उस समय व्यापार वगैरह में वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्रमुख राजवंश से संबंधित अधिकांश सिक्कों को सूचीबद्ध और प्रकाशित भी किया गया है। ठीक है, उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के जो है वो आहत सिक्के थे। मतलब आहत सिक्के का क्या मतलब होता है कि ऐसे सिक्के जिस पर चोट किए जाते थे, मतलब चोट करके कोई निशान बना दिया गया तो वो आहत सिक्के होते थे। ठीक है, और ये जो आहत सिक्के थे ज्यादातर चांदी और कभी कभी तांबे के थे। ठीक है, कुछ सोने के भी आहत सिक्के मिले, लेकिन वो दुर्लभ हैं और वो प्रमाणिक अभी हुए नहीं है। ठीक है, आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक वगैरह मिलते थे, चिन्ह वगैरह मिलते थे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सिक्के हैं लगभग पूरे देश में मिले हैं। ठीक है, तक्षशिला से लेकर के मगध तक, मैसूर, उससे आगे दक्षिण वगैरह में भी पाए गए हैं। ठीक है, और उन पर जो है कोई मुद्रा लेख या उत्कीर्ण मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उस पर जो है मतलब आपको चिन्ह वगैरह दर्शाए गए हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें, जो कि प्राचीन कालीन इतिहास में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके विस्तार के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो भी हमें आहत सिक्के से ही प्राप्त होता है। कि आहत सिक्के जो है वो मगध साम्राज्य के साथ साथ उसके जो कलीग्स राज्य थे उन राज्यों द्वारा भी इन सिक्कों को जारी किया गया था। इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के जो है वो भी चांदी और तांबे में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोने के सिक्के भी हैं, दुर्लभ रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन सभी सिक्कों पर सुंदर कलाकृतियां, चित्र वगैरह अंकित थे। ठीक है, और ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की अर्ध प्रतिमा का वास्तविक चित्रण होता था, और पिछले भाग पर कुछ देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। ठीक है, और
यही सिक्कों इन्हीं सिक्कों के माध्यम से हम कुल मिलाकर के 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शासन किया करते थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्हीं सिक्कों के माध्यम से हमें शक, पल्लव, कुषाण, पार्थियन इन सभी राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर ये सिक्के ना होते तो हमें शक, पल्लव, कुषाण, पार्थियन इन सबों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, कुषाण ने जो अपने सिक्के थे वो चांदी में कम और सोने और तांबे में ज्यादा जारी किए थे, और उनके सिक्के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में पाए गए हैं, यहाँ तक कि वर्तमान बिहार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और गुप्त सम्राट ने ज्यादातर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन सोने के सिक्के अधिक थे। और उस समय से हमें यह पता चल सकता है कि उस समय भारत जो है समृद्धि की ओर अग्रसर था। ठीक है, उसी तरीके से बीमा कड़फिसेस के सिक्के जो है उस पर जो है ना बैल के साथ शिव की आकृति मिलती है। ठीक है, इन सिक्कों पर जो है ना मुद्रा लेख में राजा स्वयं को महेश्वर यानी शिव का भक्त बताता है। उसी तरीके से बीमा कड़फिसेस के अलावा कनिष्क, हविष्क और वासुदेव आदि जो शासक हुए, इन सभी राजाओं के जो चित्र वगैरह हैं उनके सिक्कों पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कुषाण के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के साथ हमें फारसी और ग्रीक देवी देवताओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुषाण भारतीय नहीं थे। पल्लव, शक, पार्थियन, कुषाण ये सब जो है विदेश से आए थे, मतलब बाहरी आक्रमणकारी कह ले या बाहर से आकर के ये लोग पहले बसे, फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा किया। तो यही माध्यम से ये लोग जो है अपना इन माध्यम से शासन वगैरह किए। तो इसका इतिहास हमें ऐसे सिक्के के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखते हैं कि सिक्के के प्रचलन से हमें कई सारे सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, और सिक्के जो है राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे योद्धे और मालव के सिक्के गण की विरासत को आगे ले जाते हैं और गैर राजतंत्रीय स्वरूप के बारे में बताते हैं। जैसे कि दक्कन के सातवाहन सिक्कों की अगर हम बात करें तो उस पर जो है ना जहाज की छवि अंकित है, जो ये बताती है कि उस समय समुद्री व्यापार जो है वो काफी रहा होगा। ठीक है, और सिक्कों को ढालने की परंपरा में गुप्तों ने कुषाणों की परंपरा को बनाए रखा। जो गुप्त शासक थे उन्होंने कुषाणों की परंपरा को आजमाया, और अपने चूंकि कुषाण वगैरह जो थे उन्होंने जो सिक्के ढाले थे उसमें फारसी देवता, ईरानी देवता की तस्वीरें भी लगभग लगाई थी। लेकिन जो गुप्त शासक थे वो पूर्ण रूपेण भारतीय शासक थे, तो उन्होंने सिक्कों का पूर्ण रूपेण भारतीयकरण कर दिया और भारतीय देवी देवता की तस्वीर वगैरह लगा दी, या राजा को किसी मुद्रा स्वरूप में बैठा करके दिखा दिया। उन्होंने कई सोने के सिक्के वगैरह भी जारी किए। ठीक है, उसी तरीके से दिनार के नाम से प्रसिद्ध सिक्के भी अच्छी तरीके से बने हुए थे, और राजगद्दी पर बैठे राजाओं के विभिन्न मुद्राओं को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, राजा को शेर या गेंडे का शिकार करते हुए दिखाया गया है, धनुष या कुल्हाड़ी पकड़े हुआ, युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है, संगीत वाद्य बजाने, अश्वमेघ यज्ञ करने जैसी गतिविधियों के साथ जो है दिनार नामक सिक्के में मतलब दिखाया गया। उसी तरीके से समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। जैसे गुप्त काल के बाद में जो सोने के सिक्के चले तो उसमें क्या है कि उसमें सिक्कों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन सिक्कों की जो शुद्धता थी, सोने के सिक्कों की शुद्धता थी, उसमें गिरावट आई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं RS शर्मा, ठीक है, रामचरण शर्मा इनका नाम है। तो इनकी एक धारणा है कि जो सिक्के जो हैं वो समय के साथ लगभग उसका मूल्य घटता गया, क्योंकि कौड़ियों का उपयोग जो है बढ़ गया था। ठीक है, और जब कौड़ियों का उपयोग बढ़ा तो हो सकता है कि उस काल में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। ठीक है, और भारत के विभिन्न भागों में न केवल भारतीय सिक्के बल्कि रोमन साम्राज्य के भी सिक्के जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सिक्के जो है आर्थिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो सिक्के होते हैं विनिमय के माध्यम होते हैं और इनके माध्यम से व्यापार वगैरह को बढ़ावा मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी तरीके से नेगमा शब्द वाले सिक्के भी जो है ना कुछ व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे, शिल्पकारों द्वारा जारी किए जाते थे, जो कि शासकों की अनुमति से जारी किए जाते थे, और ये सब जो है शिल्प और वाणिज्य के प्रभाव को दर्शाते हैं। सिक्के पर राजाओं, देवताओं, धार्मिक प्रतीकों को भी दर्शाया गया, जो कि उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सिक्कों से संबंधित बातों को समझ गए होंगे, और ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, या सिक्के कैसे हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं इसके बारे में व्याख्या कीजिए, तो मुझे लगता है आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अगर हम बात करें, या फिर भारतीय भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में जो
चीज़ें हमारी मदद करती हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर शिलालेख या अभिलेख को मैंने यहाँ रखा है। तो शिलालेख जो है इतिहास लिखने का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत माना जाता रहा है, ठीक है, क्योंकि यह उस समय का दस्तावेज होता है। शिलालेख उसी समय में लिखा जाता था जिस समय राजा हुआ करता था, ठीक है, और चूंकि वो शिला पत्थर वगैरह पर लिखा जाता था तो वो उसमें जो है ना कोई चेंजेज हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि पत्थरों की गढ़ाई खुदाई करके जो चीजें लिख दी गई तो उसको लगभग लगभग उसमें कुछ जोड़ना या उसको मिटाना लगभग लगभग असंभव है। या तो उसको तोड़ करके ही मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे करके हम चाहेंगे कि मिटा देंगे तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शिलालेख है वो हमारे लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। वैसे उस समय में लेखन के लिए हमें भोजपत्र और ताड़पत्र के पत्ते भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब नरम सामग्री हैं और इस पर लिखे हुए शब्द जो है वो समय के साथ क्या होते थे कि खत्म हो जाते थे, तो इसको पुनः लिखना पड़ता था, पुनः इसकी नकल उतारनी पड़ती थी। तो उस समय क्या होता था कि गलतियों को सुधार किया जाता था और नकल करने के दरमियान क्या होता था कि कुछ कुछ शब्द जोड़ दिए जाते थे और इस तरीके से क्या होता था कि कभी कभी मूल स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता था। लेकिन शिलालेख और अभिलेख में ऐसा नहीं था, जो कि एक बार लिखा चला गया तो वही चीजें कंप्लीटली रह जाती थी, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो शिलालेख के जो अध्ययन है उसको हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। और शिलालेख जो है वो कहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं, मुहरों के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं, तांबे के प्लेटों पर देखने को मिल सकते हैं, मंदिर की दीवारों पर मिल सकते हैं, लकड़ी के टुकड़ों पर मिल सकते हैं, पत्थर के खंभों पर, चट्टान की सतहों पर, ईंट या चित्रों पर उकेरे गए हैं, ये सभी जगहों पर हमें शिलालेख मिल सकते हैं, ठीक है। और शिलालेख पर जो अंकित लिपि होती है यह भी इतिहासकार की कई तरीके से मदद करती है, ठीक है। प्राचीनतम शिलालेखों की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले 2500 सामान्य युग पूर्व में हमें जो लिपि मिली है वो हड़प्पा लिपि मिली है, जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर जो लेखन को पढ़ने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन संभवतः है कि हम निकट भविष्य में शायद उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं कि अभी तक तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन बाद में आपको लगभग लगभग कि 2500 के कुछ समय के बाद, 400 या 200 वर्ष के बाद श्रीलंका के अनुराधापुरा से कुछ अभिलेख वगैरह मिले हैं, उसको पढ़ने में सफलता मिली है। फिर अशोक के जो धम्म वगैरह थे, शिलालेख वगैरह थे, उसको भी पढ़ने में सफलता मिली है, ठीक है। अब उसको छोड़ के बात करते हैं कि अगर हम इतिहास के लेखन के संबंध में बात करते हैं और शिलालेखों की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास जो है वो कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। भारतीय इतिहास के अंदर कई सारे उप महाद्वीप का इतिहास आता है, क्योंकि भारत जो आज हमें दिख रहा है ये केवल इतना सा भारत नहीं है, ठीक है। ये भारत अगल बगल के देशों को भी अपने अंदर समाहित करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि जो अशोक के शिलालेख वगैरह है वो हमें अफगानिस्तान तक मिलते हैं, जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में, और जबकि अगर हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो हम उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पाकिस्तान में भी जो सिंधु घाटी के शहर है उसकी भी चर्चा करते हैं और हिंदुस्तान में जो उसकी भी चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से श्रीलंका के अनुराधापुरा में जो तमिल ब्राह्मणी अभिलेख वगैरह मिलते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय इतिहास है वो कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास कुल मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप से लगता है और भारतीय उपमहाद्वीप को इंडियन सब कंटिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर लगभग मतलब 8-9 देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, उसके बाद आपको भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये सारे देश आते हैं और इन सभी के इतिहास जो है कुल मिलाकर के भारतीय सब कंटिनेंट से लगते हैं और ये सभी देश मिलकर के मध्य एशिया का निर्माण करते हैं। तो जब हम मध्य एशिया की बात करें तो वहां से बोगाजकोई नामक स्थान से हमें कुछ अभिलेख मिले हैं, ठीक है। वो 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं और इसके अंतर्गत इन अभिलेखों में हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता हैं ये, ठीक है। जब हम वेद की चर्चा करेंगे तो उन वेदों में हमें इन सभी देवताओं के नाम मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है हमारे लिए एक तरीके से शिलालेख के माध्यम से हमारे लिए भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी काफी मदद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भारत के अगर सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के हैं और इन अभिलेखों के नाम मास्की है, निट्टर है, उद्गोलम है, गुर्जरा है और भी कई सारे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं जो कि अशोक ने लिखवाए थे और इनमें अशोक के धर्म, राजत्व इत्यादि के बारे में बताया गया है। अशोक के प्रशस्ति, राज्यादेश इत्यादि के बारे में बताया गया, ठीक है। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ब्राह्मणी, खरोष्ठी और यूनानी और आरमाइक लिपि में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में हमारे भारतीय हिस्से में मिलता है,
खरोष्ठी और अरमाइक वगैरह जो है यूनानी लिपि जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में देखने को मिलता है। खरोष्ठी भी कुछ भारत में देखने को मिलता है। तो अशोक के अभिलेख जो है वो लघमान व सरेकुना से भी प्राप्त हुए हैं और इसमें जो है लिपि यूनानी और अरमाइक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगले स्लाइड में चलते हैं। उसी तरीके से पर्सिपोलिस व बेहिस्तून के अभिलेख की अगर हम चर्चा करें तो इसमें ईरानी सम्राट द्वारा सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया गया, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और यही बात अशोक के अभिलेख में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए। ठीक है, और ये शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह पर जो है हमें देखने को मिलते हैं, कभी पत्थर के स्तंभ पर देखने को मिलते हैं। और ये 4 लिपियों में लिखे हुए हैं जिसकी चर्चा मैंने ऊपर में की, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी। अशोक के तत्कालीन साम्राज्य जो वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था वहाँ अरमाइक और ग्रीक लिपियों का इस्तेमाल किया गया, जबकि गांधार क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का, गांधार जो है वो अभी आपको गांधार क्षेत्र लगभग पाकिस्तान और गुजरात के आसपास पड़ता है और यहाँ पर खरोष्ठी लिपि प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, और खरोष्ठी जो है भारतीय भाषाओं की वर्णमाला प्रणाली पर विकसित हुई और यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, और उनके बाकी साम्राज्य जैसे उत्तर में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, और अशोक के बाद ब्राह्मणी लिपि को बाद के शताब्दियों में कई शासकों द्वारा आयोग किया गया और इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही ब्राह्मणी लिपि समय दर समय संशोधित हुई और आज की जो जितनी भी लिपियां हैं लगभग जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, देवनागरी, गुजराती, ये जितनी भी बंगाली लिपियां हैं ये समय दर समय संशोधन के साथ इन्हीं ब्राह्मणी लिपि से निकली है। ठीक है, और ब्राह्मणी के अक्षरों के संशोधन का एक लाभ हुआ कि इससे उस समय अथवा शताब्दी का पता लगाना लगभग संभव हो गया कि किस समय किन शब्दों में कैसे अभिलेख लिखे गए। और लिपियों के विकास के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं और इन्हीं लिपियों को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भी हमें भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद होती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अभिलेख अथवा शिलालेख जो है भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी कैसी मदद करते हैं, चर्चा कीजिए, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, मैंने जो कि आपको बताया है। उसके बाद अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, ये भी चर्चा मैंने पहले आप लोगों के साथ की है। और इसके बाद पुरालेख का अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक सिविल सेवक का नाम जो है क्या कहते हैं लेते हैं, जो कि जेम्स प्रिंसेप है। इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और अशोक के शिलालेख अपने आप में अनुपम है क्योंकि उनके शासन काल के जो विभिन्न वर्ष जो हैं, विभिन्न वर्ष में उनके शासन काल को जो रिकॉर्ड करके इन्हीं शिलालेखों और अभिलेखों में लिखा गया है। ठीक है, और उनके शिलालेख के बारे में कहा जाता है कि उनके शिलालेख में एक आदर्श राजा के रूप में उसको दिखाया गया है। ठीक है, और वे न केवल अपने विषयों बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण से संबंधित बातें भी करते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है काफी विकसित है और यह माना जाता है कि लेखन कार्य उससे पहले के काल में भी होता था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका के अनुराधापुर की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन मिले हैं जिसे 4वीं शताब्दी में मौर्य काल के पूर्व का माना जा सकता है। फिर संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग पहली शताब्दी BCE में मिला है। फिर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख जो है वो 2री शताब्दी के मध्य में मिला है और शुद्ध संस्कृत अभिलेख का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाला प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी CE में मिला है। ठीक है, जिसका स्थान शाही अभिलेखों की भाषा के रूप में संस्कृत ने ले लिया। अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबोधित थे और सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। ठीक है, फिर अशोक का लुम्बिनी जो स्मारक स्तंभ लेख है, इसमें बताया गया है कि कैसे अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी। और फिर उसके बाद हमें सती तथा नायक के स्मारक भी मिले हैं जिन पर कि हमें कुछ अभिलेख वगैरह मिलते हैं। फिर उसके बाद मंदिर के निर्माण को रिकॉर्ड करने के लिए दान अभिलेख सैकड़ों की संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। दक्कन से दक्षिण भारत में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदानों के कई हजार शिलालेख मिलते हैं। ये दान के दस्तावेज है जो ब्राह्मणों और अन्य लाभार्थियों को दिए गए भूमि और अन्य वस्तुओं के अनुदान को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शिलालेख जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है और शिलालेख किसी संरक्षक की प्रशंसा में भी लिखे गए हैं और यह एक प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं। उदाहरण हेतु प्रथम शताब्दी BCE से प्रथम शताब्दी CE के बीच में कलिंग उड़ीसा के राजा खारवेल ने हाथीगुम्फा शिलालेख या हाथीगुम्फा अभिलेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख लिखवाया था। एक राजा का आदेश के रूप में इसको लिखवाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो क्षारत, शक, क्षत्रप और कुषाण के शिलालेख 2 या 3 पीढ़ियों के नामों को दर्शाते हैं। ये शिलालेख हमें उनके सामाजिक और धार्मिक कल्याणों के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि गुप्त काल का जो समय था वो संस्कृत का समय था। उस समय संस्कृत काफ़ी अच्छे से फल-फूल रहा था। तो उसी तरीके से गुप्त काल के समय में इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखाया गया, जिसमें कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ जो है दर्शाई गई हैं और यह शिलालेख जो है संस्कृत में लिखा गया और यह शिलालेख अगर होता नहीं तो हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती ही नहीं, ठीक है। और अधिकांश गुप्त शासक अपनी वंशावली जो है इन्हीं शिलालेखों में लिख करके चले गए, ठीक है। और बाद के राजवंशों ने भी इस प्रथा को बनाए रखा और इन राजवंशों ने अपने विजय गाथाओं को और अपने पूर्ववर्तियों की विजय गाथाओं और अपने वंश की वंशावली वगैरह को भी मतलब क्या कहते हैं शिलालेखों वगैरह में रिकॉर्ड करवा करके छोड़ दिया। उसके बाद चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल शिलालेख में अपनी वंशावली लिखवाई और अपने उपलब्धियों के बारे में बताया। ठीक उसी तरीके से भोज का ग्वालियर शिलालेख उनके पूर्ववर्तियों और उनकी उपलब्धियों का पूरा विवरण रिकॉर्ड करता है। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक तथा धर्मार्थ भोजन आदि के निर्माण को भी रिकॉर्ड करते हैं। शक शासक जैसे रुद्रदमन का जो जूनागढ़ जिसे गिरनार शिलालेख भी कहते हैं, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील के निर्माण की बात की गई है, ठीक है। और उसका रिकॉर्ड जो है हमें देखने को मिलता है। फिर अशोक के शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया और लगभग दूसरी शताब्दी में इसकी मरम्मत की गई। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के शिलालेखों के अलावा हम विविध प्रकार के भित्ति चित्र, धार्मिक सूत्र और मुहरों पर लेखन कार्य पाते हैं और इस माध्यम से भी हम शिलालेख या अन्य माध्यमों से भी हम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब शिलालेख राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं और आर्थिक इतिहास के एक अच्छे स्रोत हो सकते हैं। और ये शिलालेख इतिहासकारों के लिए मूल्यवान है क्योंकि ये हमें ठीक ठाक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष चेंजेज हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ शिलालेख जो हैं कुछ राजाओं की वंशावली, विवरण इत्यादि प्रस्तुत करते हैं। जैसे पल्लव, चालुक्य और चोल काल में जो भूमि अनुदान वगैरह दिया जाता था तो उसको भी शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख वगैरह में दर्शाया गया है, ठीक है। और शिलालेख के कई अन्य उपयोग भी हैं। जैसे कि मूर्ति की तिथियों के बारे में भी कुछ शिलालेख बताते हैं कि ये मूर्ति इस समय बनाई गई। फिर कुछ शिलालेख जो है विलुप्त होने वाले धार्मिक संप्रदायों के बारे में भी बताते हैं, जैसे आजीवक, और फिर मूर्तिकला का इतिहास वगैरह भी हमें बताते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं, ठीक है। पर प्राचीन भारत में कुछ जो शिलालेख जो पाए गए हैं उसकी चर्चा एक बॉक्स बना करके मैंने यहाँ पर कर दी है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। मे बी इस बॉक्स को भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था, और ये खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोग इन बातों को समझे होंगे, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और अगली स्लाइड में चलते हैं। फिर उसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जिसकी चर्चा अभी तुरंत मैंने की है, और नासिक अभिलेख इसी को कहा जाता है, ठीक है। और ये रुद्रदमन के शासनकाल में लिखवाया गया था। रुद्रदमन की विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन जो है इसमें मिलता है हमें। और फिर नासिक अभिलेख, ठीक है। गौतमी बलश्री मतलब गौतमी पुत्र सतकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन अन्य कार्यों का विवरण जो हमें यहाँ मिलता है। ये शायद सतकर्णी, गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है इसकी पत्नी है शायद बलश्री, इसने ये अभिलेख शायद लिखवाया, कंफर्म नहीं हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है मे बी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने लिखा है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मालवा नरेश यशोधवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। ऐहोल शिलालेख या ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष राजा पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज ने, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। शिलालेख या अभिलेख के माध्यम से हम ये सारी चीजें जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये जो है ये जूनागढ़ अभिलेख लगभग ये भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का, और इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने लिखवाया था। इसमें विजय सेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। प्रेरित शिलालेख सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी नैनिका द्वारा उत्तीर्ण करवाया गया था, जिन्होंने दक्षिण पथपति के नाम से अपने पति को संबोधित किया था शायद। उसके बाद कांधार अभिलेख जो है मौर्यकालीन शिलालेख है। सम्राट अशोक ने बहुओं और मछुआरों से शांति स्थापित करने की अपील की थी, ठीक है। उसके बाद लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख जिसकी चर्चा ऊपर मैंने की, इसमें क्या है कि अशोक की जो यात्रा थी बुद्ध की जन्मस्थली की उसकी चर्चा की गई है। उत्तर मेरू शिलालेख, इसमें स्थानीय शासन के लिए योग्यता, चुनाव की पद्धति, अयोग्यता, मानदंड वगैरह इनकी चर्चा भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में।
उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन है और गुप्त साम्राज्य की विजय गाथाओं का भी वर्णन है। और उसके बाद गरुड़ शिलालेख या महरौली स्तंभ अभिलेख, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिखवाया था और यह भी एक तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं और इसमें भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय गाथा का वर्णन है। उसके बाद बेसनगर या विदिशा स्तंभ हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था और इसने शुंग काल और जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में था, इसकी जानकारी हमें दी है। तो कुल मिलाकर के ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे कि शिलालेख, अभिलेख वगैरह हो गए और फिर सिक्के, इनकी चर्चा हमने की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कीजिए या पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसे हमारी मदद करते हैं, तो उस समय हमें 2 बातों की चर्चा करनी है। एक तो सिक्कों की चर्चा करनी है, दूसरे अभिलेखों की चर्चा करनी है और थोड़ी बहुत स्मारकों की भी चर्चा करनी है, क्योंकि स्मारक जो है, अभी मैं स्मारक की चर्चा करूंगा। तो देखिए, स्मारक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके माध्यम से हम इतिहास के पुनर्निर्माण की कोशिश करते हैं। ठीक है, गुप्त काल से लेकर के वर्तमान काल तक देश भर में कई सारी मंदिर और मूर्तियां मिली है और ये स्थापत्य कला, इतिहास और भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को दर्शाते हैं। जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं मिली हैं जो कि पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में प्राप्त हुई, उनमें चैत्य विहार मिले हैं। जैसे कि अजंता में हमें बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरीके से एलोरा की जो गुफा है, वो एलोरा में कैलाश, ये अजंता की जो गुफा है मूल रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित थी, लेकिन एलोरा की जो गुफा है ये किसी धर्म को समर्पित नहीं थी। इसमें लगभग सभी धर्म के मूर्ति वगैरह पाए गए हैं, गुफाएं वगैरह पाई गई, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम का रथ मंदिर, ये सब भी जो है ना, कुल मिलाकर के हमें ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये रॉक कट केव्स है, एक पत्थर को काट करके बनाया गया। मामल्लपुरम का जो रथ मंदिर है, इसे हम महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। ठीक इसी प्रकार एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से ये सभी स्मारक भी हमारे लिए ऐतिहासिक स्रोत का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन स्मारकों की बात करते हैं तो उसमें हमें शासक वर्ग की भव्यता का विवरण मिलता है, धन का विवरण मिलता है। इसके अलावा उस समय में कैसी वास्तुकला थी, कैसे मंदिर वगैरह बनाए जाते थे, इन सब की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और पुरातात्विक खुदाई में बुद्ध के समय से संबंधित तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोध गया, इस प्रकार की कई सारी बस्तियां भी हमें मिलती है। और ये सभी बस्तियां जो है एक तरीके से स्मारकीय बस्तियां हैं और कहा जाता है कि तक्षशिला को छोड़कर इन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध ने लगभग यात्राएं की थी। ठीक है, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के रहस्यों और जटिलताओं को उजागर करने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिड़की है। ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत है, चाहे वो सिक्के हो, स्मारक हो, अभिलेख हो, शिलालेख हो, ये सभी हमारे लिए एक तरीके से भारतीय अतीत की खिड़की है, जिसमें हम झांकते हैं तो भारतीय अतीत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उत्खनन स्थल से हमें शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियां, मूर्ति, गुफा चित्र वगैरह जो भी मिलते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से हमारी विरासत को समझने में हमारी मदद करते हैं और कुल मिलाकर के हमारे इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है हमसे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए कुछ अन्य उपयोगी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी हमें बताइए। तो उस सिचुएशन में जो उत्तर हम देंगे वो उत्तर कुछ इस तरीके का होगा कि अभिलेख एवं सिक्के से प्राचीन काल की सटीक जानकारी तो मिल गई। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ जो है आपको इमारतें भी मिली हैं और कुछ मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी से बने मृदभांड वगैरह मिले हैं, चित्रकला वगैरह मिले हैं। तो इस तरीके से जब हम और थोड़ा डीपली अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत की जानकारी के लिए स्मारक भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसकी चर्चा भी ऊपर मैंने की। तो इन स्मारकों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, देशी और विदेशी स्मारक। देशी स्मारकों में अगर हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर, विक्रमशिला, ये सब प्रमुख है। जबकि विदेशी स्मारकों की बात करें तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया का जावा बोरोबुदर मंदिर, बाली से प्राप्त मूर्तियां, फिर बोर्नियो के मकरान से प्राप्त मूर्तियां भी जो है, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि चूंकि ये सब जो है एक तरीके से तिथियां और कालक्रम को स्पष्ट करती है और भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करती है। और जो मैंने आपको बताया ना, अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, तो ये लगभग ऐसा माना जाता है कि एक समय में विश्व भर में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर था। हालांकि अभी इस पर बौद्ध धर्म का मंदिर बन चुका है, मतलब आसपास बौद्ध धर्म लोग ज्यादा फैल गए हैं, कंबोडिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला है। तो कुल मिलाकर के ये सब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके आगे जब हम बात करते हैं, टीले जो है, मतलब टीला समझते हैं, मिट्टी का ऊपर वो टीला बना दिया गया, तो ये भी हमारे इतिहास लेखन में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और उसके बाद
जैसे कि जैसे भगवान बुद्ध मरे तो उनके अवशेषों को, हड्डियों को अलग अलग टीलों में रख दिया गया, ठीक है, और उनको कह दिया गया स्तूप, और अलग अलग स्तूप हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि पटना में भी एक स्तूप है, बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर बुद्धा स्तूप हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक तरीके से टीले भी हमारे लिए इतिहास के निर्माण में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मूर्ति जो पहले बनाई जाती थी तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में, क्योंकि जो मूर्ति वगैरह है तो वो सारनाथ, भरूच, बोध गया और अमरावती वगैरह में बनते थे। तो ये सभी मूर्ति कला के मुख्य केंद्र थे, और मूर्ति कला की भी दो शैलियां जो है वो प्रमुख थी, जैसे कि गांधार शैली और मथुरा शैली। इसकी चर्चा आर्ट एंड कल्चर में की जाती है। तो इस तरीके से फिर मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन है समय के साथ परिवर्तित हुए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लाल मृदभांड मिले हैं, उत्तर वैदिक काल में चित्रित मृदभांड, घूसर मृदभांड, और मौर्य काल में पॉलिश किए हुए मृदभांड वगैरह मिले हैं। तो इस तरीके से जो है पाते हैं कि ये सब भी जो है हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। टीले के बाद खंडर, बहुत सारे खंडर जो है हमें मिले हैं जो कि हमारे इतिहास में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि भीमबेटका केव्स या आदमगढ़ केव्स। जो भीमबेटका केव्स है उसके अंदर हमें कई सारी पत्थरों पर चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं, और वो जो है हमारे लिए इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। मिट्टी के बर्तन, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर तुरंत मृदभांड की चर्चा की, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉटरी वेयर जो कह लीजिए आप। तो इस तरीके से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जैसे कि चित्रित ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये सब जो है विभिन्न युगों को दर्शाते हैं, और ये भी हमारे इतिहास में मदद करते हैं, और ये सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इतनी बातों को सुनने के बाद लगभग आप किन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसकी चर्चा कीजिए, तो आप लोग चर्चा कर पाएंगे। पुरातात्विक अन्वेषण और पुरातात्विक उत्खनन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो वो भी आप लोग बता पाएंगे। पुरातात्विक खुदाई और पुरातात्विक खोज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, वो भी आप लोग बता पाएंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शिलालेखों की चर्चा कीजिए, वो भी आप लोग बता पाएंगे। सिक्कों की चर्चा कीजिए, वो भी आप लोग बता पाएंगे। और इस तरीके से और भी प्रश्न, जैसे कि भारतीय पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कीजिए, वो बता पाएंगे। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन कौन से स्रोत हमारी मदद करते हैं, तो वो भी आप लोग बता पाएंगे। तो उसमें से जो पुरातात्विक स्रोत है उसकी चर्चा मैंने कर ली। अब मैं साहित्यिक स्रोत की चर्चा करता हूं, और इससे प्रश्न बन सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से कैसे भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण हो सकता है। फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत जो है हमें मिले हैं वो कैसे कैसे मिले हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की क्या भूमिका है, ये सभी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बहुत देर से बोल रहा हूं मैं। अब देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत है। अरे भाई ये क्या, प्राचीन काल में पुस्तक जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था, और पांडुलिपि ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था। अब ताड़पत्र और भोजपत्र का क्या फंडा है वो मैं बता देता हूँ। दरअसल जो भारत का जो दक्षिणतम भाग है, जिसे हम सॉदर्न इंडिया कहते हैं, वहां पर ताड़ पत्रों की संख्या ज्यादा थी, ताड़ के पत्ते ज्यादा थे, और ये ज्यादा चौड़े होते थे, और इस पर जो है लेखन कला अच्छा से हो जाता था। तो जो भारत का दक्षिण वाला भाग था, यहाँ पर ताड़ पत्रों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, और कई सारी बातें, महत्वपूर्ण बातों को डिनोट किया जाता था। जबकि भोजपत्र जो है ये भुर्ज वृक्ष की छाल से बनाए जाते थे, और ये हिमालय की तराई, हिमालय के घाटी वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि हिमालय जो है उत्तरी भारत में पड़ता है, तो उत्तर भारत में लेखन की कला के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब जो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य और उसके बाद धर्मेत्तर साहित्य। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य की चर्चा करते हैं, और धार्मिक साहित्य से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धार्मिक साहित्य कैसे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं, या फिर हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य कैसे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं, जैन धर्म से संबंधित साहित्य कैसे हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। घुमा फिरा करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। मैंने जो भी शब्द कहे हैं, अगर आप इसको ठीक से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपके 20 से 30 नंबर के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धर्म से जो है धार्मिक बना है। तो कुल मिलाकर के जब प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो उस समय 3 धर्मों का मुख्य रूप से उदय हो रहा था। सबसे पहला तो हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म उस समय पूर्ण रूपेण फल फूल गया था। हिंदू धर्म प्राचीनतम धर्म है, ठीक है, बहुत पुराना धर्म है।
उसके बाद हिंदू धर्म को काउंटर करने के लिए बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हो रहा था, ठीक है। और इन धर्मों के विस्तार के लिए विभिन्न दार्शनिकों का जो है उदय भी हो रहा था, विभिन्न विद्वान भी विभिन्न विद्वान भी आगे बढ़ के आ रहे थे, धर्माचार्य आ रहे थे, अनेक धार्मिक पुस्तकों की रचना भी हो रही थी। और इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। और धार्मिक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम हिंदू धर्म से संबंधित साहित्यों की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म उस समय सबसे अधिक फला फूला हुआ था और हिंदू धर्म की जो रचनाएं हैं वो हमें सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है और प्राचीन भारत में इसका उदय होने से प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हमें हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकों में मिलती है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि आपको वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ठीक है। और इनमें से सबसे प्राचीन अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक है। और इन सभी धार्मिक ग्रंथों में हमें प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की जो विस्तृत जानकारी है ना वो मिलती है। अब हम सबसे पहले हिंदू धर्म के विभिन्न साहित्य में सबसे पहले वेद की चर्चा करते हैं। तो वेद जो है वो महत्वपूर्ण है और वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व समय काल में की गई थी। और अगले जो वीडियो सेशन होने वाले हैं उसके अंतर्गत हम लोग ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे। 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे, यह भी हमारे डिस्कशन का एक टॉपिक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई। और ऋग्वेद में देवी देवताओं का उल्लेख तो हमें मिलता ही है, देवी देवताओं की स्तुतियां तो हैं ही, साथ में हमें कुछ इतिहास वगैरह भी मिलते हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियम या तथा अन्य धार्मिक विधि विधान से भी मिलता है। उसके बाद सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्र से है। अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्राह्मण की बात करते हैं। तो ब्राह्मण को वेदों के साथ संलग्न किया गया है और ब्राह्मण वेदों के ही भाग है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं और यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य में शैली में लिखे गए हैं और इसमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मण इसलिए लिखा गया ताकि वेद जो जटिल थे, जो क्लिष्ट थे, क्योंकि वेद जो है वो दैविक संस्कृत में लिखा गया था, तो उसको सरल करने के लिए ब्राह्मण लिखा गया। ब्राह्मण में वेदों का सार सरल शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई। ऐत्रेय तथा शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण हैं। उसका आरण्यक जो है वो अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। तो अरण्यक वे हिंदू धर्म है जिन्हें वन में ऋषि मुनियों ने रह करके लिखा है। और आरण्यक ग्रंथों में अध्यात्म तथा दर्शन से संबंधित बातें हैं और इसकी विषय वस्तु काफी गूढ़ है। और आरण्यक की रचनाएं ग्रंथों के बाद भी है और यह अलग अलग वेदों के साथ संलग्न है, परंतु अथर्ववेद को किसी भी अरण्यक के साथ संलग्न नहीं किया गया। वेदांग जो है यह वेद के ही अंग है, ठीक है। और वेदांग के में जो है वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष कुल 6 वेदांग है। उसके बाद उपनिषद की चर्चा करते हैं। उपनिषद की विषय वस्तु दार्शनिक है और यह ग्रंथों का अंतिम भाग है और इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। उपनिषद में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है, आत्मा व परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ है और उपनिषद में ईश्वर और आत्मा का संबंध वगैरह दर्शाया गया है। यह फिलोसफी की एक अच्छी पुस्तक है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। बृहदारण्यक, उसके बाद कठ, केन, ऐतरेय, ईसा, मुंडक, छांदोग्य उपनिषद, ये सभी जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सूत्र साहित्य की बात करें तो सूत्र साहित्य जो है वो स्रोत सूत्र, उसके बाद गृह सूत्र, धर्म सूत्र वगैरह ऐसे सूत्र हैं जो कि हमें या मनुष्य को उनके कर्तव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था, सामाजिक नियमों, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र साहित्य भी एक तरीके से हिंदू धर्म से संबंधित है और ये भी एक तरीके से इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्मृतियों की चर्चा करते हैं तो स्मृति जैसे कि इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है या धर्मेत्तर पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है और इनमें कहानी और उपदेश संलग्न है। इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई है, ठीक है। जैसे मनु स्मृति, ज्ञानवल्क, उसके बाद आपको शुक्राचार्य, इन लोगों ने कई सारे स्मृतियां लिखी, ठीक है। उसके बाद एक है नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, क्या था नाम, कामंदक ने भी स्मृतियां वगैरह लिखी और कामंदक ने
कामंदके नीति शास्त्र करके ये सब सारी चीजें लिखी, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है हमारे लिए एक तरीके से इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जैसे मनुस्मृति पर मेघतिथि, गोविंदराज और कुल भट्टू विज्ञान इत्यादियों ने टिप्पणी की है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में जो गवर्नर जनरल वैरेन हास्टिंग थे, उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, जिसे द जेंटू कोड के नाम से जाना गया। और आरंभ में स्मृतियां केवल मौखिक रूप से अग्रसरित हुई, जबकि बाद में इसे मतलब स्मृति के रूप में आगे बढ़ाया गया और इसको लिखा गया, ठीक है। उसके बाद रामायण की चर्चा करते हैं। रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रचना के समय लगभग 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ इसमें बढ़ोतरी हुई, श्लोक की संख्या बढ़कर 12000 हुई, उसके बाद 24000 हुई, और 24000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। और इसमें जो है हमें एक तरीके से राम की जानकारी मिलती है। द्वापर युग, द्वापर युग की शायद जानकारी मिलती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, त्रेता युग की शायद जानकारी मिलती है। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट राम से संबंधित है। और इसके अलावा उस समय का जो राजनीतिक आर्थिक जो इतिहास था उसकी जानकारी भी हमें रामायण से मिलती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम महाभारत की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है। रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की और काव्य ग्रंथ है, और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और यह प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ इलियड और ओडिसी से भी बड़ा है। रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसे जय संहिता कहा गया। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़ी तो 24000 हुई, तो इसकी वजह से इसे भारत कहा गया। फिर गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, जिसकी वजह से इसे महाभारत कहा गया। और महाभारत को 18 भागों में बांटा गया। आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, उसके बाद सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, योग, शिल्प, खगोल विद्या इत्यादि का भी विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम पुराण की बात करते हैं तो पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजा का वर्णन है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने की वजह से इसे पुराण कहा जाता है। ठीक है, और इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण काफी महत्वपूर्ण पुराण है, क्योंकि इन पुराणों के अंदर विभिन्न राजाओं की वंशावलियां उपलब्ध हैं। और यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कब कौन सी घटनाएं घटित होंगी। संभवतः कुछ घटनाएं सत्य हैं, कुछ घटनाएं असत्य हैं। यहाँ तक इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस पृथ्वी का विनाश कब होगा। इन सभी बातों की चर्चा भी इन पुराणों के अंदर की गई है। और फिर उसके बाद पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि का वर्णन जो है देखने को मिलता है। जैसे मत्स्य पुराण में अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि किसी के वंश की बात करें तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन है। इसमें दुर्गा देवी सप्तशती का उल्लेख भी मिलता है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है। 18 पुराणों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, लिंग, गरुड़, नारद, वराह तथा ब्रह्मांड पुराण। विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां शामिल है। इन संक्षिप्त वंशावलियों में प्राचीन भारत के विभिन्न शासकों व उनके कार्यकालों के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। मैं आशा करता हूं कि हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ, अभिलेख वगैरह थे, जितने भी ग्रंथ और साहित्यिक स्रोत वगैरह थे, उन सभी स्रोतों की जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। और अगर आपसे पूछता है प्रश्न कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ और जो साहित्यिक स्रोत हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद कैसे करते हैं, तो उसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इनके साहित्य में भी वृद्धि हुई। और बौद्ध धर्म के जो मुख्य अंग है वो जातक और पिटक है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है, और इसमें प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी भी मिलती है। जबकि पिटक जो है ये 3 ग्रंथों का समूह है जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, और इन त्रिपिटक में हमें बौद्ध साहित्य का वर्णन मिलता है। त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात की गई और इसकी रचना
पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक के जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और त्रिपिटक में प्राचीन भारत की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का जो आभास हमें होता है। और जो सुत्त पिटक है इसको पुनः से 5 निकायों में विभाजित किया गया। दिग्ग निकाय, मुज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। उसके बाद विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। इसके 4 भाग है, सुत्त, विभंगु, खंडक, पातिमोक्ष तथा परिवार पाठ। अभिधम्म पिटक की विषय वस्तु दार्शनिक है। इसमें महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा का वर्णन है और महात्मा अभिधम्म पिटक से जुड़े वे 7 कथानक ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है यह भी हमें उस समय के प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैन धर्म से संबंधित साहित्यों की अगर हम बात करें तो प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और इसमें हम कभी कभी इनके जैन धर्म के ग्रंथों को आगम भी कहते हैं और इनमें महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए हुए सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जैन धर्म साहित्य को हम आगम के रूप में जानते हैं। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, वो 6 छेद सूत्र है। ठीक है, और इसकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। इनकी रचना प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में की गई और जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। अन्य मुख्य जैन ग्रंथ जैसे आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वणा, भद्रबाहु चरित्र वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद गैर धार्मिक साहित्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ ये जो गैर धार्मिक साहित्य है इसके अंतर्गत यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जीवनी, वृत्तांत, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं या गैर धार्मिक साहित्य है वो इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद कैसे करते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। तो उस समय आप इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप इन सभी लाइंस को कोट कर सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। धर्म के अलावा जो भी साहित्य हैं उनको हमने धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखा है। इनमें ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जीवनी है, वृत्तांत इत्यादि है। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचनाएं प्रमुख हैं और ये अपेक्षाकृत सटीक है। इससे प्राचीन राज्यों में विद्यमान जो राज्य व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, लोगों की जीवन शैली थी तथा तत्कालीन समाज के बारे में हमें उपयोगी जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे कि 6वीं शताब्दी में पाणिनि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। ठीक है, उसी तरीके से पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा। इस वाली स्लाइड में जो भी चीजें लिखी गई है ना उसको मैंने एक तरीके से समराइज करके नीचे लिख दिया है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, और विदेशी स्रोतों की पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विदेशी स्रोतों ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद की है तो आप लोग इन सभी का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और अभी जो ये वाला जो है ना ये गैर धार्मिक साहित्य और जिसमें मैंने ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृत्तांत इत्यादि की चर्चा की है, ये वाली जो स्लाइड है इस पूरी स्लाइड को समराइज करके मैंने नीचे लिखा है तो मैं वहां आपको इन सब के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग विदेशी साहित्य की बात करते हैं। तो विदेशी साहित्य से हमें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, और यह विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ कभी भारत आए, कभी भारत यात्रा पर आए और जिसके उपरांत जब ये भारत से वापस गए तो ये भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक व्यवस्था की जो वर्णन होती है वो उन्होंने अपनी पुस्तकों में की। ठीक है, और विदेशी साहित्यिक स्रोतों को मूलतः 3 भागों में बांटा जाता है। यूनानी व रोम के लेखक जो यूनान व रोम से आए उनके लेखकों ने जो लेखन लिखा उससे भी हमें भारतीय इतिहास का जो इतिहास की जो जानकारी है वो मिलती है। उसके बाद चीनी लेखक जो आए जैसे कि फाहियान अहमद सांग वगैरह आए तो उससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है और अरबी लेखक जो आए उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले रोम और यूनानी लेखक की बात करते हैं तो हेरोडोटस व टीसियस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफी यूनानी लेखक भारत आए थे, जैसे इसमें निर्याकस था, उसके बाद अनास्टिक्रिटस था, उसके बाद अरिस्टोबुलस था। इसके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अरिस्टोबुलस की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी, जबकि अनास्टिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। और सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमिकस तथा डायोनिसियस का योगदान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति प्रशासन का वर्णन है। उसके बाद प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति, पशु तथा खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से टॉलमी द्वारा रचित जियोग्राफी तथा प्लूटार्क व स्ट्रोबो की जो पुस्तक जो है उसमें हमें भारत के विभिन्न पहलुओं का विवरण देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीनी लेखकों की बात करते हैं तो चीनी जो लेखक मुख्यतः भारत में जो आए वो धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए, क्योंकि चीनी लोगों का बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा रुझान था। और आज भी भारत से भले ही बौद्ध धर्म खत्म हो गया हो लेकिन चीन में आज भी बौद्ध धर्म जीवित है।
तो मुख्यतः बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ये लोग भारत आए। जैसे कि चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रमुख हैं। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक फाक्यूकी या सीयूकी के नाम से लिखी और इसमें उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का भी वर्णन किया है। उसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ठीक उसी तरीके से जो तिब्बत, जो कि अभी चीन के अधीन है, तिब्बत के एक लेखक तारानाथ आए थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उसी तरीके से अरबी लेखक की बात करते हैं तो अरबी लेखक जो है मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर जो आक्रमण किए थे तो उन्होंने अपने साथ कई सारे लेखकों को लेकर के वो भारत आए थे। 9वीं शताब्दी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। उसके बाद अलमसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत लिखा, अलमसूदी। उसके बाद अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज का वर्णन किया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो पुस्तक है और जो लेखक है उसको यहाँ पर समराइज किया है मैंने यहाँ पर। जैसे बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा। ठीक है, महाविहास मित्रम वसुमित्र ने लिखा और कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा। उसी तरीके से मेघदूत कालिदास ने लिखा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा, बृहत संहिता बारहमीर ने लिखा। ठीक है, मैंने इसको समराइज कर दिया है। और ये वाला, उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। उसके बाद आपको रत्नावली हर्षवर्धन का लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लिखा हुआ है, मालती माता भवभूति का, गीत गोविंद जयदेव का, कादम्बरी मान्य भट्ट का। हाँ, यहाँ पर जो ना प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक और लौकिक साहित्य, यही है कविता कहानी। ठीक है, तो इसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित है। ठीक है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान हमें मिलता है। उसके बाद नीति शास्त्र, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको कामंदक ने लिखा था। कामंदक ये नीति शास्त्र कहा गया है इसको। तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया। कामंदक जो है कौटिल्य को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, नीति शास्त्र के बाद हम आगे जब चलते हैं अगली स्लाइड में तो देखते हैं आगे कौन है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जो है चाणक्य, अरे भैया ये क्या, इसको ओपन करते हैं। एक नाटक है चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के विनाश काल के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अष्टाध्यायी मौर्य काल के पहले जो भारत की राजनीति और सामाजिक जो धार्मिक दशा थी उसकी जानकारी हमें मिलती है। और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। पुष्यमित्र शुंग व यूनानियों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में बताया गया है। गार्गी संहिता भारत पर यूनानियों के आक्रमण के बारे में बताया। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के विषयों का वर्णन है। उसी तरीके से गौड़वाहों की रचना वाकपति राज ने की है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विजय का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की है और इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। कुमारपाल चरित रचयिता जयसिंह है, जिसमें कि अनिलवाड़ा के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। महाभाष्य पतंजलि ने की है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में बताया गया है। प्रियदर्शिका, उसके बाद नागानंद, उसके बाद रत्नावली रचयिता हर्षवर्धन है। इन ग्रंथों में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई थे इसके रचयिता। ठीक है, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। उसके बाद विक्रमादेव चरित, इसकी रचना विल्हन ने की है और इसमें कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास हमें मिलता है। अब अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संगम साहित्य हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ जो है वो संगम साहित्य में संकलित हुए और ये लगभग 400 BCE, 400 समान युग पूर्व से लेकर के 200 युग पूर्व तक में संकलित हुए। ठीक है, यह उन कवियों का संकलन है जिन्होंने 3 से 4 शताब्दियों की अवधि में छोटी और लंबी कविताओं की रचना की, जो प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरक्षित है। इनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ, जिसकी वजह से इसे संगम कहा जाता था और इसमें उत्पादित साहित्यों को संगम साहित्य कहा गया। ठीक है, 3 संगम सम्मेलन हुए, साहित्यिक सम्मेलन। पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरै में हुआ, जबकि दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, हालांकि इन समारोह की ऐतिहासिकता के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ विद्वान संगम साहित्य के बजाय इसे प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य के रूप में उपयोग करना पसंद करते हैं। हालांकि जो पहले 2 संगमों की कविता को आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान उन्हें ऐतिहासिक मूल्य का दर्जा देते हैं। कविताओं में लगभग 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषयों पर है और वे प्राचीन काल के भाटी के गीतों पर आधारित हैं और भाटी या भाटों के गीतों पर आधारित हैं और
संकलित होने से लंबे समय तक होने के पहले ये लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित हुए थे और धार्मिक साहित्य के रूप में संकलित नहीं थे। इनके कवि शिक्षक इनके जो लेखक थे, कवि शिक्षक व्यापारी बढ़ई सुनार लोहार सैनिक मंत्री राजा आदि सभी वर्ग से आते थे और लेखकों के विविध विषयों के, इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कारण ये मतलब कि एक तरीके से लोगों के रोजमर्रा के जीवन की जानकारी देने के लिए प्राप्त है और अपने उच्चतम गुणवत्ता के साहित्य का प्रतिनिधित्व जो है ये करते हैं। जैसा कि अभी कहा गया कि दक्षिण भारत के कई राजाओं और राजवंशों का वर्णन जो है इन संगम साहित्यों में मिलता है। कई कविताओं में एक राजा या नायक का नाम आता है और उनके सैन्य कारनामों का विस्तार से वर्णन है, उनके द्वारा भाटों और योद्धाओं को दिए गए उपहार का वर्णन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि शाही दरबार में इन कविताओं को ग्रंथबद्ध किया हो, इसलिए ऐसा संभव है कि राजाओं के नाम वास्तविक ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है। चोल राजाओं का उल्लेख दाता के रूप में किया जाता है और संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का उल्लेख है। वे अपने जहाजों में आने वाले यवनों, सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दास की आपूर्ति की बात करते हैं। ठीक है, आर.एस. शर्मा की बुक जो कि 2005 में पब्लिश हुई थी उसमें ये बताते हैं। ठीक है, व्यापार में संगम साहित्य द्वारा उत्पादित जानकारी पुरातत्व और विदेशियों के वृत्तांत द्वारा पुष्टि की जाती है और कुछ राजाओं और घटनाओं का उल्लेख शिलालेखों द्वारा भी समर्थित है। तो कुल मिलाकर के संगम साहित्य से कैसे इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद होती है इसकी चर्चा हमने कर ली। अब अगला प्रश्न है, जीवन वृत्तांत कविता और नाटक कैसे हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं? तो इसके लिए कुछ चर्चाएं यहाँ की गई है। तो देखिए भैया, जो प्रारंभिक भारतीय नाटक और कविताएं जो है कई कृतियों का भंडार है। इतिहासकारों ने उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जिस समय उसकी रचना की गई थी। मतलब ये जीवन वृत्तांत कविता नाटक वगैरह की रचना की गई। सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटककारों में अश्वघोष और भास शामिल है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सारिपुत्र कृष्ण और सौंदरानंद लिखा। ठीक है, और भास एक नाटककार थे और उन्होंने पंचरात्र ऐसे लेखन किए। ठीक है, अरे भैया इसको डिलीट करो, अगले स्लाइड में चलो। दत्तवाक्य, बालचरित और स्वप्न वास देवता इत्यादि लिखा। महान संस्कृत लेखक कालिदास ने लगभग 4वीं शताब्दी कॉमन एरा में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को लिखा। वे गुप्त वंश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, तत्पश्चात ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक है और उसके बाद विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस का भी किया जा सकता है उल्लेख, जिसमें कि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से नंदों के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक भी मिलती है। उनके अन्य नाटक देवी चंद्रगुप्तम, गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल की एक घटना पर केंद्रित है। एक अन्य कवि शूद्रक है जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे। कथा साहित्य में पंचतंत्र और कथा सरित सागर कहानियों में महासागर शामिल है। ये लोकप्रिय लोक कथाओं का संग्रह है, जैसे पंचतंत्र, विरूपाक्ष मंदिर, पट्टाडकल कर्नाटक में बंदर और मगरमच्छ और नेवला और सांप दंत कथाओं को दर्शाने वाला जो पैनल है जो लगभग 8वीं शताब्दी BCE में लिखा गया था, ये भी हमारे लिए कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं इतिहास के। ठीक है, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, और प्रसिद्ध राजाओं की जीवनियां जो है वो कुल मिलाकर के हमारे साहित्य का एक दिलचस्प किस्सा है। इन्हें दरबारी कवियों और लेखकों ने अपने शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखा था। मानवभट्ट का हर्षचरित पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन के बारे में प्रशस्तिपरक शब्दों में बात करता है और भारत की सबसे पुरानी संरक्षित जीवनी यही है। मानवभट्ट के अनुसार यह एक अध्यायिका है और यह इतिहास के परंपरा से संबंधित ग्रंथों की एक शैली है। राजा के बारे में बहुत कुछ बताता है लेकिन साथ ही सिंहासन के लिए संघर्षरत होने का संकेत भी देता है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से बिल्हन का विक्रमादेव चरित्र जो है चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में बताता है, उनके जीत के वर्णन की जानकारी देता है। फिर वाकपति राज ने कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों के आधार पर गढ़वाहो लिखा है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य जीवनी संबंधी कार्य हैं, इनमें से जो प्रमुख है जैसे जयसिंह का कुमारपाल चरित, ठीक है, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित या दिव्य श्रव काव्य, नयचंद्र का हम्मीर काव्य, पद्मगुप्त का नव सांकत चरित। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बल्लाल का भोज प्रबंध, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज चरित या पृथ्वीराज रासो। तो कुल मिलाकर के यही सब जो है हमारे लिए
ये सब जो कविता, कहानी, नाटक वगैरह है हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है? मेरी बातों को लगभग आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब आप लोग कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत क्या हैं, भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बताइए, साहित्यिक स्रोतों का महत्व बताइए, संगम साहित्य काल, संगम काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी की चर्चा आप लोग लगभग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक स्रोत को खोजने में सबसे प्रमुख समस्या है कि माध्यम की नाजुकता। चूंकि उस समय में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया, कि उस समय में ताड़ के पत्रों पर या भोज के पत्रों पर एक स्टाइलस के माध्यम से और खोद करके और स्याही से रगड़ करके चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, तो चूंकि भारत उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु है, इस वजह से जो ताड़ के पत्ते और भोज के पत्ते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, और जल्दी खराब हो जाने की वजह से इनका संरक्षण नहीं किया जा सकता था। चूंकि ये साहित्यिक स्रोत थे, लिखे हुए स्रोत थे, साहित्य मतलब लिखे हुए स्रोत, तो ये खराब हो जाते थे और कीड़े द्वारा संक्रमित हो जाते थे। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता था कि इनको संरक्षित नहीं किया जा सका, और इसके वजह से हमें साहित्यिक स्रोतों के द्वारा भारतीय इतिहास के लेखन में परेशानी आती है। दूसरी समस्या ये है कि जब गाय बकरी वगैरह को भूख लगती थी, तो वो कभी कोई पुस्तकालय वगैरह में प्रवेश कर जाते थे और पांडुलिपि वगैरह को खा जाते थे। ठीक है, अपनी भूख मिटा लेते थे, चूंकि पांडुलिपि ताड़पत्र या भोजपत्र से बना है। उसके बाद मध्य पूर्व में लेखन के सबसे लोकप्रिय माध्यम में चर्म पत्र था, चमड़े पर बना हुआ पत्र, जो रेगिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से रहता था। ठीक है, यहाँ तक कि मिस्र के पेपिरस पांडुलिपियां सूखे रेगिस्तान के वातावरण में हजारों वर्षों तक जीवित है। लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसा कोई मतलब साधन नहीं था, दैट्स वाई कि वेदों और अन्य महत्वपूर्ण साहित्य को कभी कभी हजारों वर्षों तक मौखिक रूप में रखा गया, बाद में इसको लिखा गया और प्रसारित किया गया, और फिर कभी कभी प्रसारित नहीं भी किया गया, और इसी तरीके से इसमें कई सारी चेंजेस जो है, मतलब चूंकि समय दर समय इसमें चेंजेस आए। अब पांडुलिपियां मान लेते हैं, इसको पांडुलिपि को कोई खा गया या पांडुलिपि खत्म हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब उसको लिखा गया तो उसकी त्रुटियों को सुधारा गया, और सुधारने के साथ साथ कुछ नए शब्द वगैरह भी जोड़े गए। तो इस तरीके से हो सकता है कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत है उसमें कुछ परिकल्पनाएं ऐसी है जो कि इतिहास से संबद्ध है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिक्कत आती है प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से। फिर जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हमारे पास ज्यादा नहीं है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि अशोक का जो शिलालेख वगैरह है, या जो मंदिर की दीवारों या स्टेल इन पर जो उत्तीर्ण लेख है, इन्हीं से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, और मिट्टी की गोलियों पर लिखने का सबसे पहला उदाहरण 2600 एबीसी के आसपास से मिलता है, लेकिन अशोभनीय है। बाद में ब्राह्मणी, कारोही 4वीं शताब्दी के आसपास में विकसित हुए थे। इससे हमारे बौद्ध धर्म के उदय से पहले का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। चूंकि हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज है ही नहीं, तो साहित्यिक परंपरा के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास का जो पुनर्निर्माण जल्दी से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो प्राग इतिहास का काल है उस समय लेखन का कोई आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो साहित्यिक स्रोत की कोई बात है ही नहीं। और जब हुआ तो भैया भोजपत्र, ताड़पत्र वगैरह पर लिखे गए, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, और जब उसको दोबारा से लिखा गया तो उसमें कई सारे चेंजेस कर दिए गए, या फिर कुछ ऐसे साहित्य भी लिखे गए जो कि लिखे तो ठीक ठाक गए हैं, लेकिन वो राजा के संरक्षण में लिखे गए। तो कोई जो भी व्यक्ति जो राजा के संरक्षण में लिखेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो राजा की बड़ाई करेगा, उसकी बुराई तो नहीं करेगा। बड़ाई करेगा तो हो सकता है कि वो हास्यास्पद हो जाए या अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाए, जिसमें कि जानकारी से ज्यादा बातें लिख दी गई हो जो कि सत्य हो ही नहीं। जैसे कि मौर्य काल में जब मौर्य की चर्चा होती है तो कहा जाता है उसके पास 2 लाख 3 लाख हाथियों की सेना थी, जो कि संभवतः असंभव है। ठीक है, लगभग ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 लाख 3 लाख हाथी सेना ला पाना असंभव है, और उसको ट्रेंड करना, ये सब असंभव सी बातें हैं। ठीक है, या सिकंदर का जो विश्व क्या कहते हैं, विश्व फतह करने का जो इरादा था, तो उसमें उसने कई देशों को जीत लिया। फिर उसके बाद वो भारत आया, भारत में उसको गुप्त वंश मौर्य वगैरह से डर गया। तो इस तरीके की कुछ कहानियां जो है, जैसे हर्षवर्धन के बारे में कहीं कहीं लिखा गया कि उसे गद्दी से प्रेम है, कहीं लिखा गया कि वो राजगद्दी से प्रेम नहीं करते थे, किस मजबूरी वश बैठे थे। तो कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई जो कि मतलब
अतिशयोक्तिपूर्ण है, और उसके बाद हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है वो लिमिटेड है। इसका मतलब है क्योंकि जैसे अशोक का ही है तो वो सिर्फ अशोक के माध्यम से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। वेद वगैरह जो अधिकतर धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकों में हमें भारतीय इतिहास का क्या ही जानकारी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म से संबंधित जानकारी है, चूंकि अब हमें धर्म से संबंधित जानकारी का हम ज़्यादा क्या करेंगे, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी जानकारी इकट्ठी करनी है जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताए। लेकिन वो तो धार्मिक पुस्तक, वो तो धर्म से संबंधित बातों के बारे में व्याख्या करता है। तो इस तरीके से हमारे सामने कई सारी समस्याएं हैं जो कि एक तरीके से हमारे लिए दिक्कत बने हुए हैं, और समय दर समय हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका यही जो है उत्तर हो सकता है। और भी कई सारे उत्तर के पॉइंट्स जो है वो मैंने ऊपर डिस्कशन के दरमियान आपको बताया कि जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र वगैरह कैसे नष्ट हो जाते थे, या फिर कैसे संरक्षक वगैरह अपने राजा के सम्मान में कुछ से कुछ लिख देते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अधिकतर धार्मिक पुस्तक होने की वजह से उसमें जो है आपको क्या कहते हैं कि धर्म की बातें ज़्यादा मिलती है और भारतीय इतिहास की बातें कम मिलती है। या फिर कुछ ऐसी पुस्तकें मिलती है जो कि भारतीय इतिहास की बात तो करती है लेकिन वो बिल्कुल झूठी लगती है। यहाँ तक कि हेरोडोटस के द्वारा जो इतिहास की पुस्तक लिखी गई उसमें भी भारत भारत संबंध के अलावा जो भारत के बारे में बात की गई है वो लगभग अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो सेशन को अगर आप लोग कंप्लीटली सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके 20-30 अंक जो है वो आसानी से आ जाएंगे। अब इस वीडियो सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो सेशन में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।